अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपके आगे पेश हो रहा हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर। और ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और उसकी एक वजह ये है कि ये बहुत सारी पुरानी वीडियोस को कवर करेगी और इसकी जो मैं समझता हूँ कि इसकी जो एजुकेशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को मैं पहले से ही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एजुकेशनल होने वाली है। और लेकिन चूँकि मुझे इसमें ये प्रेजेंट करने से पहले मैं अपने मरीज़ों का कुछ हवाला भी देता जाऊँगा और जिन मरीज़ों में हमें ये मिला, क्योंकि वो हमें भी याद रहता है। और ज़ाहिर बात है, हम कोई अभी इस वक्त नोट्स तो नहीं बना के बैठे हुए। हमें जो अपने मरीज़ों का याद रहता है वो उनकी जो फाइल्स होती हैं हमारे पास, उसमें से हम देख के थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो वही है। तो अभी ये एक 24 साल समझिए कि हम जो आपको टॉपिक बता रहे हैं वो है फेमिलियल सेरिब्रल एन्यूरिज्म। अब ये फेमिलियल किस किस में था, किस किस में नहीं था। अब ज़ाहिर बात है, मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से पाकिस्तान से बाहर काम करते करते ये पाकिस्तान से बाहर मेरा 15वां साल है। तो ये किस तरह से हमने मरीज़ देखे, क्या हमें याद रहा, कोशिश किया, कुछ डाटा भी रखा हुआ है मैंने, तो उस पर मैं आपसे बात करूंगा। और इस बात की मैं सिर्फ आपको एश्योरिटी दिला सकता हूं कि ये काफ़ी हद तक मतलब कि इसमें रियलिटी है, सपोजिशन कहीं मुश्किल से हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि रियल पे बात करें। टॉपिक है फेमिलियल सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो जनाब, ये जो फेमिलियल एन्यूरिज्म है ये एक 24 साल एक मर्द हैं जो कि हमारे पास एडमिट हुए। और ये जो है ये हॉस्पिटल में आए। और दूसरा ये कि इनको एपिसोड बहते होते रहते थे ट्रांजिट ग्लोबल एमनेजिया। असल में ये डायरेक्टली मेरे पास नहीं आए थे, ये पेशेंट न्यूरोलॉजी के अंडर में थे। और न्यूरोलॉजी ने हमें बताया कि हमारा बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि हम उनको कुछ केसेस लेते हैं उनसे और उनको कुछ केसेस देते रहते हैं। तो हेडेक, नोज़िया और उनको नेक पेन था। एग्जामिनेशन में नकल रिजिडिटी भी थी और कर्निक साइन भी पॉजिटिव था। ये जो पेशेंट थे ये हमें इन्होंने अपना क्या कहते हैं, जो इनकी हमने फैमिली हिस्ट्री मालूम करी तो उन्होंने बताया कि उनको इंट्राक्रेनियल और पेरिफेरल एन्यूरिज्म उनकी फैमिली में पॉजिटिव है और पहले भी उनको हो चुके हुए हैं। अब हम इस सिस्टम को जब हमने देखा तो ये जो हैं, ये जो मर्द थे, ये जो 24 साल लड़का था, ये वैसे बिल्कुल नॉर्मोटेंसिव था, कोई भी ब्लड प्रेशर नहीं था। और ये समझ लें कि इसकी जनरल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, जनरल वाइटल्स भी अच्छे थे। और जनरली कोई और इसको कोई प्रॉब्लम इसने हमारे से जिक्र नहीं किया। और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी मतलब कि हमें तो न कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं मिली कि जो जिक्र करते, न सिवाय एक नेक रिजिडिटी के। और कंप्लीट ब्लड काउंट था, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनका विद इन नॉर्मल लिमिट था, लिवर फंक्शन टेस्ट किए वो भी विद इन नॉर्मल लिमिट थे, यूरिन एनालिसिस किया वो भी विद इन नॉर्मल लिमिट था, चेस्ट एक्सरे किया और ईसीजी की, अल्ट्रासाउंड हमने किया KUB और एब्डोमेन का भी और पेल्विस का भी। तो हमें कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं मिली, यानी कि अनरिमार्केबल था, यानी कि कोई और मसला नहीं था। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। ये जो कंट्रास्ट इन्हांस कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, जिसे हम CT स्कैन कहते हैं कंट्रास्ट के साथ, ये हमने उनका एडवाइस किया। तो हमने ये देखा कि राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का उनके अंदर एन्यूरिज्म है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्यूरिज्म। जब से ये CT आया है हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। अब हम 100% डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन हम ये कहीं भी नहीं कह रहे कि हम उसकी अहमियत को कोई कम कर सकते हैं या कम किया है, किसी सूरत में नहीं, हमारा ये कहना ही नहीं बनता। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि CTA की वजह से, कंप्यूटराइज टोमोग्राफिक एंजियोग्राम की वजह से हम थोड़े बेहतर अवेयर हो गए हैं और हमारे हाथ में भी कुछ आ गया है और थोड़ी सी हमारी जो मोहताजी है किसी हद तक वो कम हो गई है। दूसरा ये कि यही इंटरनल कैरोटिड, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो एन्यूरिज्म था ये कंफर्म हुआ डिजिटल सब्ट्रैक्शन
4 वेसल इंट्रा आर्टीरियल सेरेब्रल एंजियोग्राफी पर, जो कि स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, आज भी इसकी बहुत अहमियत है। और उसमें हमें कोई और फाइंडिंग नहीं मिली, यानी ना कोई और एन्यूरिज्म हमें मिला। और जो है ये न दोनों जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं और जो है इन्फंडिबुलर एरिया में हमें कोई और एन्यूरिज्म नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ हमें एक एन्यूरिज्म मिला राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पर। ये पेशेंट जो है हमने इनकी राइट टीरियोनल क्रेनियोटमी की और ये बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े से न कोई न मसला नहीं हुआ, बहुत आराम से हमने इनकी क्लिपिंग परफॉर्म की, मतलब क्लिपिंग कर दी। उसमें मैं और हमारे वो साथी जो हैं, मेरे कुलीग हैं, वो मुझसे थोड़े सीनियर भी हैं और उनका तजर्बा मुझसे थोड़ा ज़्यादा भी है एन्यूरिज्म के हवाले से। मैं उनको स्पाइन में मदद करता हूँ, वो मुझे ये ये वेस्कुलर इश्यूज़ है, सेरेब्रल वेस्कुलर इश्यूज़ में मदद करते हैं। ये जो पेशेंट है ये वैसे ही रहा तकरीबन 10 साल तक, और न उसके बाद न जब इनकी उम्र 34 साल हो गई तो फिर ये पेशेंट जो है ये हमारे पास जो है दोबारा एडमिट हुए और ये पेशेंट जो है दोबारा सीवियर हेडेक के साथ तशरीफ़ लेके आए और ये पेशेंट जो है सेरेब्रल एंजियोग्राफी इनकी हुई और हमने यहाँ पर जो देखा वो उनको डी नोवो एन्यूरिज्म ऑफ द राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिटवीन द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड कोराइडल आर्टरी, यानी ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और कोराइडल आर्टरी के दरमियान में उधर ही राइट को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास एक नया एन्यूरिज्म मिला, डी नोवो यानी कि बिल्कुल नया एन्यूरिज्म मिला। वो पुराना एन्यूरिज्म के का क्लिप तो हम सीटी स्कैन पे उसको ऑब्ज़र्व करते रहते थे। उसको कुछ हम पे थोड़ा सा छोटा सा ट्रस्ट भी था, तो इस वजह से वो हमारे पास आया। उसके फैमिली भी हमारे ही हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं और एक तरह से चूँकि हम कम्युनिटी हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे पूरी कम्युनिटी ही, पूरा कबीला, पूरा ट्राइब ही हमारे पास, हमारे इलाके, हमारे उस इलाके का हमारे ही हॉस्पिटल से इलाज होता है। तो ये कोई चीज़ बहुत अचंभे की या डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन में कि अगर आपको जो डाटा मिल रहा है हो सकता है कि आप इसमें कोई और मेटा एनालिसिस से कोई और चीज़ हासिल कर सकें या निकाल सकें। अच्छा जी, मैं आगे बताने के लिए सिर्फ आपके आगे ये बैठा हूँ कि जो है न ये जो क्या कहते हैं, एक बात और मैं यहाँ पे बताना बहुत बहुत सब ज़रूरी समझता हूँ कि जो राइट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो उसकी बाइफर्केशन पर और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और लेफ़्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के डिस्टल एस्पेक्ट पर यानी M1 के एरिया पर, यानी कि बाइफर्केशन ऑफ समझ लो कि ये जो M2 का सेगमेंट है इधर जो है समझ लें कि ना क्यों एक और एन्यूरिज्म था जो कि ना हमने पिछली बार मतलब कि उसको तो हमने क्लिप नहीं किया था या वो शायद उस वक्त हमें नहीं दिखा था। ये 2 एन्यूरिज्म हमें एक साथ एक बंदे में नज़र आए जब 10 साल बाद, जबकि उसी को हमने वो एन्यूरिज्म हमें तकरीबन मिला था समझ लो 10 साल पहले। तो आप ये सोचें कि ये हमारे पास इस तरह का पेशेंट प्रेजेंट हुआ। अभी जो राइट कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म जो कि है अभी इस वक्त राइट एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का और ये जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो एन्यूरिज्म है ये जो हमने पहले ट्रीट किया था, तो कहने की बात ये है कि उसमें हमने इनकी क्या समझने के क्लिपिंग की थी और जो है इसमें अब हम जो है दोबारा से डिस्कस करने के लिए पेशेंट को रेफ़र कर दिया कि क्या क्लिपिंग करनी चाहिए कि कोयलिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये पेशेंट जो है समझ लें कि पुरानी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही थी, पेशेंट भी बेहतर हो गया था, घर भी चला गया था, लेकिन कहने की बात यह है कि ना ये जो हालत है इस मरीज़ की, हाँ इस हालत में हमें क्लिपिंग का मौका नहीं दिया एंडोवेस्कुलर वालों ने और उन्होंने कहा
कि हम इसकी कॉइलिंग करेंगे, क्योंकि उसकी नेक उनको बहुत अच्छा सूट कर रही थी और उन्होंने इसकी कॉइलिंग कर दी। जब उन्होंने इसकी कॉइलिंग कर दी, ये जो भी एन्यूरिज्म थे दोनों के दोनों, यानी कि अब तक हो गए टोटल 3 एन्यूरिज्म इनके, यानी एक पहले और 2 ये, पहले की हो गई क्लिपिंग, 2 की हो गई कॉइलिंग, यानी 3 एन्यूरिज्म ट्रीट हो गए। अब ये जो पेशेंट है यहाँ पर, ये आपके हमारे पास अभी आजकल फिर आया हुआ है, यानी कि तकरीबन, इसलिए अपना बताया कि मैंने कितने साल से काम कर रहा था, ये तकरीबन फिर 4 साल पहले हमारे पास आया, बिल्कुल शुरू में आया था, फिर 10 साल बाद आया और अब ये 4 साल बाद आया है। और आज इसकी उम्र जो है तकरीबन ये समझ लें कि 38 साल है। अब 5वां साल कर ले चले, 39 साल है, तो 15 चल रहा है ना मेरा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ये 39 साल है और ये पेशेंट जो है वैसे तो ठीक है, लेकिन अब ये दोबारा हमारे पास आया है और इसको सीवियर सब एर्गनाइट हेमरेज हुआ। अब हम भी परेशान हैं, उसने अब हम पे थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट शो करना शुरू कर दिया और काफ़ी दफ़ा के ये तो बार बार बह जाता है। पिछली बार हालांकि हमने थोड़ी सी उनको काउंसलिंग कर दी थी कि जनाब ये जो काम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आपको लगता है फैमिलियल मसला हो सकता है, क्योंकि तो इस वजह से वो हमें फॉलो भी करते रहे थे ओपीडी में, तो हमें वो मौका मिल गया बताने का कि भाई ऐसा नहीं है, आप हम पे गुस्सा भले कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोबारा हो सकता है आपका फैमिलियल कोई प्रॉब्लम हो और या कोई पुरानी चीज़ हो जो कि हम नहीं देख पाए अभी तक आपकी फैमिली में। बहरहाल सारी बात का लुब्बे लुबाब ये दोबारा ये सीटी स्कैनिंग हुई इनकी, तमाम हमें क्लिपिंग एरिया, कोयलिंग एरिया हम पहले भी देखते रहते थे, दोबारा से देखा क्योंकि वो तो हर साल ही उनका इन्वेस्टिगेशन होती थी, लेकिन अब प्रेजेंट हुए हैं दोबारा सीवियर हेडेक के साथ। तो हमने देखा कि सीटी स्कैन हमें दिखा रहा है एक एन्यूरिज्म, वो भी सेकंड पार्ट ऑफ द लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे आपसे ना इस हवाले से। अच्छा, ये पेशेंट जो है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो हमने फिर देखा तो एक और हमें एन्यूरिज्म दिखा, जैसे हम ये समझ लें कि अनट्रीटेड एन्यूरिज्म है और ये सेकंड सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के पास है। अभी तक जितनी भी हमने ट्रीटमेंट की थी राइट पे की थी, ये हमें लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पे एक नई चीज़ मिली है। और ये जो है इसको हमने क्या कहते हैं इंट्रा आर्टीरियल एंजियोग्राम के ज़रिए कंफर्म किया, एंजियोग्राफी हुई, एक नया एन्यूरिज्म मिला। हम इस दफ़ा दोबारा हमने डिजिटल सब्ट्रैक्शन से कंफर्म किया, ऐसा तो नहीं कि गलती हुई हो क्योंकि या कोई और मिस ना हो जाए, तो उसको भी हमने दोबारा से चेक कर लिया। खैर लुब्बे लुबाब ये कि ये जो राइट एकॉम और जो राइट डिस्टल सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी पे भी हमने अच्छे से चेक किया कि कोई और एन्यूरिज्म तो नहीं है, लेकिन हमें ये जो हमें राइट डिस्टल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पर और राइट एकॉम पर और डिस्टल राइट सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी पर भी एन्यूरिज्मल सस्पिशन मिले, जो कि कंफर्म हो गए कि वो एन्यूरिज्म है। अब बात ये होती है कि ये इतना सारे एक ही मरीज़ को हो रहा है और मरीज़ भी फिर ज़ाहिर बात है मशकूक हो जाता है कि शायद मेरा इलाज सही नहीं हो रहा है। इसमें एक तो सबसे पहले आपने मरीज़ को अच्छे से कंफर्म करना है कि देखें भाई ये चीज़ें कभी कभी इस वजह से भी होती हैं। और ये जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अब इधर मैं आपसे थोड़ा सा अपने आप से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके कुछ आंसर बनाते हैं। लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं एन्यूरिज्मल सबएर्गनाइड हेमरेज में, उसमें तो सिगरेट स्मोकिंग होती है, आपको बताइए कि 3:1 का रेशो रहता है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको। आर्टीरियल हाइपरटेंशन भी तकरीबन आप समझ लें कि उनमें जो है ये जो जिनको आर्टीरियल हाइपरटेंशन रहता है उसमें 6:2 का रेशो रहता है, मतलब ये कि जिनको आर्टीरियल हाइपरटेंशन उनका 6 गुना और उनको
जो दूसरे वो नहीं हैं उनको कम। तीसरा जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल भी इसमें मसला है। फैमिली हिस्ट्री हो एन्यूरिज्मल एसएएच की तो उसमें भी ये है। एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिर ये भी एक एडिशनल फैक्टर बन जाता है। अच्छा, कोकेन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एन्यूरिज्म का बहुत बड़ा एक समझे कि रोल पैदा हो जाता है। अच्छा, मैं आपके आगे जो थोड़ी सी आगे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, ये जो पेशेंट हैं इनकी जो प्रोग्नोसिस होती है ये वैसे बहुत अच्छी तो नहीं होती ना। आपको तब अंदाज़ा हो गया, हिस्ट्री देख के ही हो गया कि जो सब आर्कनाइड हेमरेज हो रही है रप्चर्ड इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म में, इनकी प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होती है। और दूसरी बात ये कि यानी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और दूसरा ये कि जो आप इनकी जो मॉर्टेलिटी है वो 50% ज़्यादा है। और ना जो सर्वाइवर हैं तो समझें कि वो फिर एवरी उसमें वो बढ़ रही होती है उसके साथ। और जो बच भी जाते हैं इसमें पेशेंट, वो भी समझ लें कि डिसेबल ही होते हैं, मतलब कि बस अल्लाह ताला रहम करे। बहुत ये ख़तरनाक मसला है, मतलब कि बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ करने के बाद भी, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा माहौल देने के बाद भी चीज़ें ऊपर नीचे रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कि जो इधर जो जेनेटिकली डिटरमाइंड कंडीशंस हैं ऐसी जो कि हमें कॉमन पता है कि ये जेनेटिकल सूरत हाल है, जिसमें एलर-डायलर सिंड्रोम टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सबको पता है। मार्फन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। फाइब्रोमस्क्यूलर डिस्प्लेजिया, ये भी न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 है। इसी तरह से एकॉन्ड्रोप्लेजिया है, ये ना अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। ये मतलब कि इसको रिपीट करते जाएं तो ये आपको पता चलता था कितना मसला ये करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एलर-डायलर सिंड्रोम टाइप 1, 2, 3, 4, मार्फन डिजीज़, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1, फाइब्रोमस्क्यूलर डिस्प्लेजिया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो ये तमाम जो हैं, ये जो हैं आप संभाल जो इंसिडेंट्स हैं ये फैमिलियल एन्यूरिज्म में, ये ज़रूरी नहीं हमेशा जेनेटिकल कोई मसले के साथ ही जुड़े, फैमिलियल होना ही काफ़ी होता है। तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड कंडीशन होती हैं, ये तो सिर्फ 15% जो इसमें वो लोग होते हैं तो उनका ही ये मतलब है कि इनमें भी जिनके फैमिलियल होते हैं उनमें सिर्फ 15% लोगों को ये दूसरे जेनेटिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। बहरहाल बताने की बात ये थी कि ये 15% जो इसमें लोग हैं जिनको रप्चर्ड एन्यूरिज्म होता है और उनमें कोई फैमिलियल कंडीशन एसोसिएशन नहीं होती है ना सेरेब्रल एन्यूरिज्म की, तो ये जो होते हैं ये इनके फर्स्ट डिग्री मतलब ये कि रिलेटिव होते हैं और ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म को मतलब कि उनमें कॉमन रहता है, समझ लो कि। अच्छा, जो रिस्क ऑफ ये जो हार्बरिंग है यानी कि बार बार ये जो इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म का होना, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टेड फर्स्ट डिग्री इंडिविजुअल्स हैं। सिर्फ आंटी हैं, अंकल्स हैं, कज़न्स हैं, जितने होंगे ये उतना ज़्यादा उसका वो रेशो बढ़ता जाता है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो फीचर्स हैं फैमिलियल एन्यूरिज्म के स्पोरोडिक में, उसमें थोड़ा बहुत भी फ़र्क भी होता है, तो उसको वो हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें एक तरह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम उस पर बहुत अच्छा मतलब के ना बिहेव कर सकते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट के साथ। देखिए जनाब, ये जो फैमिलियल एन्यूरिज्म होते हैं, ये इसमें जो इनिशियल जो चेक मतलब के रिसर्च हुई और चेक किया गया, तो ये जो फैमिलियल सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स हैं या स्पोरेडिक सेरेब्रल एन्यूरिज्म हैं, ये जो है फैमिलियल वाले जो है वो यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा हैं और स्पोरेडिक जो हैं वो थोड़ा लेस हैं यंगर एज ग्रुप में और वो बड़ी एज में थोड़े ज़्यादा हैं। और जो फैमिलियल होते हैं ये वुमन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं
और दूसरा ये कि ना मेल में थोड़ा कम होते हैं। इसी तरह से इनके जो साइज़ होते हैं वो थोड़े स्मॉलर होते हैं, इसलिए कभी कभी मिस हो जाते हैं और एक साथ सारे नहीं ट्रीट हो पाते। जबकि जो वो स्पोरोडिक होते हैं उनके साइज़ थोड़े से बड़े होते हैं। फेमिलियल एन्यूरिज्म जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं अपना तकरीबन न मतलब ये कि फ़ौरन ही जब या उसी जब वो पैदा मतलब जो वो बर्डिंग और ये या बन रहे हैं तो उसी वक्त उन्हीं करीब के सालों में हो जाते हैं। जबकि जो स्पोरोडिक हैं वो मतलब कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और आगे जाके होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो फेमिलियल एन्यूरिज्म होते हैं ये आप इनको जब डायग्नोस करते हैं तो ये अपना क्या कहते हैं, ये उस वक्त तो लार्ज नज़र आते हैं क्या कहते हैं जब ये बर्स्ट होते हैं, लेकिन जो स्पोरोडिक वंस होते हैं उनसे थोड़े छोटे रहते हैं। और ये जो है अपना आपको ज़्यादातर जो दिखेंगे ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में ज़्यादातर दिखेंगे। और ये जो है इनकी जो हार्बरिंग हो रही होगी यानी कि और भी जो एन्यूरिज्म है वो भी उसी एरिया में मिलेंगे। और ये कभी कभी मतलब कि आपको मल्टीपल भी मिल सकते हैं, हमेशा मल्टीपल नहीं मिलते, कभी कभी मिल सकते हैं। जबकि ये जो स्पोरोडिक होते हैं उसमें मल्टीपल होने के चांसेस कम से कम होते हैं या नहीं होते हैं। जबकि फेमिलियल एन्यूरिज्म जो होते हैं उनका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं होता है, जबकि रप्चर के बाद। जबकि स्पोरोडिक का बेहतर होता है क्योंकि आप ट्रीट कर दें तो वो आगे आपको तंग कम से कम करते हैं। दूसरा ये जो जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं फेमिलियल सेरेब्रल एन्यूरिज्म के लिए, इसमें जो इनिशियल स्टडीज़ ये पता चला कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं एसोसिएटेड विद सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेल डिफाइंड जेनेटिक कंडीशन हो, बहुत ही सही आप जगह पकड़ लें कि ये वही मसला है। हाँ, बल्कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि आप उनको जेनेटिकली नहीं चेक कर पाते, पकड़ नहीं पाते और उनको पहचानना भी इतना आसान नहीं होता है। वैसे ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA सिस्टम होता है, ये हमारे सूरत हाल में ये जो है इसमें जो टाइप 3 कोलेजन जीन होती है वो थोड़ा सा उसमें में पता चल जाता है कि अगर वो कोई डिफेक्ट है, ख़ास तौर पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA सिस्टम में पता चल जाता है। और दूसरा पता चल जाता है ये टाइप 3 कोलेजन जीन अगर उसमें कोई मसला है तो फिर ये थोड़ा बहुत पता चल जाता है। ख़ास तौर पर आपको इनके लिंकेजेस मिलते हैं न 7th क्रोमोसोम में और न ख़ास तौर पर इलास्टिन जीन के ऊपर, और कोलेजन टाइप A2 जीन भी होती है उसमें। फिर ये क्या कहते हैं 19th क्रोमोसोम में। इसके अलावा मतलब कहने का ये कि ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं। अब आप ये सारे इनको याद करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं इंट्राक्रैनियल फेमिलियल इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म करते हैं, तो अभी इस पे बात हो रही है। हमारी पॉपुलेशन में इतने फिर भी ये कॉमनली नहीं देखे गए हैं जितना कोकेशियंस में काफ़ी देखे गए हैं। शायद हमारी पॉपुलेशन में अभी या तो इन्वेस्टिगेट नहीं हो पा रहे हैं सही तरह से, या फिर वाकई कम से कम जेनेटिक इश्यूज़ हैं, फिर भी इतने कॉमन नहीं हैं। जबकि कोकेशियन में, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमें मिडिल ईस्टर्न एरिया में कुछ कोकेशियन भी हैं जो कि मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो वो उनके भी चीज़ें हमें देखने में मिली हैं। बहरहाल सर्टेनिटी से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो ये टॉपिक बनाने का मकसद ही ऐसा है कि थोड़ा सा ये इस तरह का टॉपिक है, इस पर आप सुन लें, अच्छे से समझ लें ताकि आगे बात हो सके। जबकि लिमिटेशंस भी होती हैं जेनेटिक स्टडीज़ की, ख़ास तौर पे फीमेलियल इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म में लिमिटेशन ये होती हैं जेनेटिक स्टडीज़ की कि बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर ये जो फैमिलियल इंसिडेंट्स होते हैं एन्यूरिज्म के, इसको अगर आप चेक करें भी तो ये जो है आपको डिफरेंट जेनेटिक लोड्स मिलेंगे। फैमिलियल स्टडी में एक ही फैमिली में आपको 2-3 जेनेटिक डिफरेंसेस मिलेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि यही है। लेकिन बहरहाल अब वो यही हैं या अलग हैं, लेकिन अभी इस पे काम हो रहा है। दूसरा ये जो इनहेरिटेंस होती है
ये भी मतलब ये कि रोल अपना अदा करती है कि न इसमें, जबकि सिबलिंग इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र नहीं आए, कज़न्स और आंटी से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये जो एक इंटरनेशनल स्टडी हुई थी जिस पे पता चला है कि डिफरेंट इथनिक ग्रुप हैं, उनके डिफरेंट रिस्क ऑफ सबएर्कनाइड हेमरेज हैं और उनके डिफरेंट जेनेटिक मतलब ये कि वो डिटर्मिनेशंस हैं, मालूमात हैं इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म में। बहरहाल ये मैं कहना था आपको कि किस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है जेनेटिक का और दूसरे रिस्क फैक्टर का, ये जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, तो ये और भी अगर जेनेटिक फैक्टर भी है और फिर ये बंदा खुद से ये कार्रवाई डालता है कि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, या उनको आर्टीरियल हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते या नहीं करते, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो फिर ये चीज़ें आपस में कंबाइन होकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं और उन मरीज़ों का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले में जिनको न मतलब ये कि, और इनमें आपको मल्टीपल एन्यूरिज्म भी मिलेंगे। और ये मल्टीपल एन्यूरिज्म आपको जो है ना वो जो फैमिलियल में मिलते हैं तो वो एक तरह से जेनेटिक फैक्टर ही बता रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि नाजुक होते हैं। एन्यूरिज्म वैसे ही नाजुक जगह है लेकिन ये और नाजुक हो जाते हैं फैमिलियल एलिमेंट की वजह से साथ साथ जो है, और ये बहुत छोटे भी हालत में भी रप्चर कर जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताया था कि ये जो कम्बिनेशन होता है फैमिलियल का और एसोसिएटेड फैक्टर्स का, ये सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ दूसरी भी कर देता है और एथेरोस्क्लेरोसिस का, हाइपरटेंशन का, एन्यूरिज्मल फॉर्मेशन का, ये एक इनका कंबाइंड रोल भी बन जाता है। और दूसरा जो है अपना क्या कहते हैं, ये सिगरेट स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिलियल एलिमेंट और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा रप्चर कराने में मदद देती हैं। बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट आपका बनाना था, अगर उम्मीद करता हूँ मैं बनाने में कामयाब हुआ हूँ नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं स्क्रीनिंग करने की फैमिलियल इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन को, तो वो मैं थोड़ा आपके आगे रखता हूँ कि जो पॉसिबल जो यूज़फुलनेस है इलेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक जो रिलेटिव होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनकी फैमिलियल इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस पर कोई कंसेंसस नहीं है, कोई बड़ा पेपर नहीं है कि हम ये बता सकें कि किस तरह से इसको कर सकें। बहरहाल बहुत सारी स्टडीज़ शुरू हुई और फेल हो गई, और मैंने कुछ ऐसी स्टडीज़ भी पढ़ी। थोड़ा सा इंटरेस्ट जब हो रहा था एक दौर में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो जो स्टडीज़ हैं वो भी अच्छे से कंक्लूड या नहीं हो सकी। और ये जो रिस्क ऑफ हार्बरिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म, जो हार्बरिंग का मतलब इधर है कि जैसे जैसे वो हार्बर तो कोई नहीं डालता, बोता तो कोई नहीं है, लेकिन वो जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं या पैदा होते हैं सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ये फैमिलियल हिस्ट्री में ये बहुत ही इनका लिमिटेड मतलब ये कि पहचान करने का कोई तरीका हमारे पास कोई ऐसी प्रैक्टिस है नहीं। अभी जो है हाल ही में ये जो स्क्रीनिंग का बेनिफिट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में देखा गया है, और ख़ास तौर पर ये जो 4th डेकेड तक और उससे ओल्डर भी देखे गए हैं कि अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं और या आर्टीरियल हाइपरटेंशन है ख़ास तौर पे फीमेल में, तो ये बहुत ज़्यादा सजेस्टिव होता है और नज़र आने लगता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पर स्क्रीनिंग के लिए। और ये बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, नॉन इंटरवेंशन भी, मतलब कि इन्वेसिव भी नहीं है बहुत ज़्यादा जिस्म में, मतलब कि हम कोई चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। और ये पेशेंट जो है 50 साल या उसके करीब के लोगों में देखे गए हैं और उसको अच्छे से मतलब कि प्री स्क्रीनिंग की गई है। दूसरे फैक्टर भी हैं इसमें, ख़ास तौर पर जैसे कि इलेक्टिव स्क्रीनिंग में एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल जो होते हैं, जिनकी फैमिलियल हिस्ट्री होती है, जिनके फैमिली में किसी को है, तो उनके अराउंड में लोगों को आप देखें, थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन भी दें उन लोगों को, तो ये जो है इंट्राक्रैनियल एंजियोग्राफी के ज़रिए आप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोग फैमिली भी खुद आ जाती हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी ज़्यादा होते हैं कि जी मेरे इस बच्चे को है तो और को तो नहीं हो सकता, हालांकि उसमें हमें कंफर्म नहीं होता। लेकिन ये पेशेंट जो मैंने आपके सामने रखा है ये तो बिल्कुल फैमिलियल केस है और इस पर काफ़ी बात भी हुई है। बहरहाल
ये जो इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, नॉन इन्वेसिव सॉरी या लेस इन्वेसिव कह लें, मैं कह रहा हूँ लेस इन्वेसिव या कम इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव कंसिडर कर लें, ये सीटी और एमआरआई जो होते हैं ये अपनी जगह बना रहे हैं ख़ास तौर पर किसी हद तक, ताकि उसको छोटे एन्यूरिज्म को पकड़ा जा सके। बहरहाल ये एमआरआई जो होता है ये पेशेंट में ख़ास तौर पर फैमिलियल हिस्ट्री और सेरेब्रल एन्यूरिज्म में ये कई जगह पे हमें काम आ भी सकता है। बहरहाल इसमें कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक वो है कि ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने कर लिया तो जान छूट गई, आपको कॉन्स्टेंटली भी करना पड़ सकता है। अच्छा, नेगेटिव एग्जामिनेशन आम तौर पे ये नहीं होता कि एन्यूरिज्म होगा ही नहीं, वो हो सकता है आगे चल के हो जाए, यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे कोई फर्म गाइडलाइन नहीं है, इसलिए मैं कोई गाइडलाइन आपके आगे देना भी नहीं चाह रहा। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले एग्ज़ामिनेशन का बताया इसमें री एग्ज़ामिनेशन करते रहें और उस फैमिली को टारगेट रखें जिसके एक फैमिली को हो चुका है, तो उसमें अगर वो उनसे बात करें उनके बड़ों से और उनको एक्सप्लेन करें, अगर वो आपकी बात समझते हैं तो फिर उनका आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उनको। मतलब ये कि जेंटल मैनर में, मतलब जेंटल मैनर ये कि स्लोली। मेरी उम्मीद थी कि ये टॉपिक बड़ा ही सूखा सा ही टॉपिक है, लेकिन मैंने फिर भी आपके आगे एक प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियोस में और भी बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। उर्दू ज़बान में मेरा ये मकसद बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है कि अभी इसके चाहने वाले कम हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें बताएंगे कि हम और किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं।